नील, हाँ। आज हम किस संवाद पर पहुँचे, किस विषय पर पहुँचे? कल हमने बहुत सी बातें की थी स्त्री पुरुष के रिश्तों पर, अलगावों पर, लगावों पर, अभिन्नता पर या उनके एक हो जाने पर। एक आइडिया है मेरे पास कि इसके पास जैसे आपके कहानियों में उपन्यास में पढ़ा हूँ जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है, एक सबसे अनिवार्य उसमें जो स्त्रियाँ होती हैं वो कुदरत उसमें बहुत बड़ा कुदरत में एक निसर्ग में जहाँ ना कोई समाज में छेड़ना और स्त्री पुरुष दोनों अपने नैसर्गिक रूप में स्वच्छंद होते हैं और संयोग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे इस तरह का जैसे लड़की पत्नी है और लड़के लड़की ऐसे आके बैठते हैं उनको देखना कितना अच्छा सबको वहाँ देखना तो भी जोड़ा मिला था। हमने उनको कहा भी कि आप आगे चलिए, वही हो जाता है। तो एक ये है कि जैसे अब शहरों में गांवों में मतलब इस तरह के परिवेश नामुमकिन असंभव है और कमरे के अंदर भी अगर स्त्री पुरुष जाते हैं तो कमरे के अंदर भी क्या होता है तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत अंदर ही उनका झुकाव मुझे जो एकांत मुझे मिलता है लेकिन वो एकांत बनावटी कहीं और हमारा समाज स्वीकार करेगा नहीं इस तरह ये मैंने अपने उपन्यासों में देखा है। हाँ, वो देवदन जो किताब है हाँ उसमें 4-5 स्थल तो ऐसे हैं जहाँ बहुत ही ऐसी करीबियाँ हो जाती हैं जहाँ लगता ही नहीं कि इनमें कोई अंतर है स्त्री और पुरुषों की पड़ी की बात हो रही है और वो स्वतंत्र हैं और निश्चिंत हैं। निश्चित है कि मतलब उनमें और कपड़ों का भी देख रहे हैं वो भी बहुत पानी में देखते हैं और वो देह के सौंदर्य की बात की जाती है नक में मतलब मन का जो इनोसेंस वाला जो चीज़ है मतलब अगर कोई चीज़ है और नहा रहे हैं सहज ही, सहज स्वभाव से, जैसे वो आदिम स्थिति के स्त्री पुरुष हों और उनको इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं है कि उनको देख लेगा तो क्या होगा। वो वैसे ही जैसे परिंदे उड़ रहे या पक्षी पानी में डुबकियाँ लगा रहे हैं, है ना। और वो यहाँ तक स्वतंत्र हैं कि एक दूसरे से भी स्वतंत्र हैं। ये मज़े की बात है कि उनको ये चिंता ही नहीं है कि दूसरा मेरी तरफ ध्यान देता है कि नहीं देता है और सहज ही अचानक मिलते हैं। कभी कभी तो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, तो जानते बात करें। लेकिन आज हम इसको किस तरह से क्या सोचते हैं कि जहाँ एक अर्ध सामाजिक वातावरण दृश्य भी चल रहे हैं, जैसे अभी हम होके आए यहाँ पर, तो पहले तो जैसे मैं गांव के छोर पर रहता हूँ लेकिन बीच में मैं गांव से गुजरा, यहाँ एक समाज ओल्ड मनाली का समाज है लेकिन उसमें विश्व भर से आए हुए अभी मैंने देखा कि लड़के लड़कियाँ युवा लोग आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अधीन हैं, ज़्यादातर युवाओं को क्योंकि सुविधा भी है पहुँचने की, चलने फिरने की और उन्होंने अभी वो ज़िंदगी देखी भी नहीं है तो उसमें से गुजरना चाहती है। और इजराइल, फिलिस्तीन और ईरान, सब हर जगह से आए वो लोग हैं और उन्होंने वो बातें ही नहीं हो रही हैं कि उनके राजनेता क्या कर रहे हैं, वो मिल के जी रहे हैं इस कुदरत को। वो तो प्रारंभिक स्टेज हो गई। उसके बाद मैं पुल पर पहुंचा तो पुल से कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं जिस वन में और नदी किनारे पे हम बैठे हैं, अब वो छंट गए तो वो छंटे हुए लोग वापस जाएंगे फिर उसी में जांच में हो गया। हो सकता है कि मेरे पास वो चुनाव है ना, बिना चुनाव का सोचे ही मेरे पास ऐसी ज़िंदगी मौजूद है। दूसरी जगह बदलता हूँ और कई जगह मेरे ठिकाना में है और बहुत सस्ते ठिकाने हैं। एक अपना अनुभव मैं आपको साझा कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज के लिए में था और उसमें पहली बार आपका चुनाव था मैं पता रहता था उसमें इस तरह लेकिन इस तरह से जिसमें मतलब जो भारत जैसे माना जाता है
कोई तरह का सामाजिक बंधन को जो तक नहीं, और वो जो बात है वो उसी परिवेश में जंगलों में किसी तरह का बात होती है, फिर उनमें अंतरंगता भी होती है। तो वो अब जैसे मेरे जैसे जो मैं कहूँ ये चीज़ लुभाती है, मतलब रोमांचक हाँ, जब मेरे जैसे लुभाती क्या, हज़ारों लोग शायद होंगे। हाँ हाँ, लुभाना से भी एक और शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सहज ही एक आकर्षण बनता है, ऐसा आकर्षण जो मरता नहीं है, विकसित होता है। फिक्स होता है। और मैं अपने संबंध में अगर उजागर करूँ तो जैसे मैं जिस प्रांत से आता हूँ, जिस जगह से काम करता हूँ, जैसे गोरखपुर बनारस और दिल्ली का वो इलाका जहाँ पे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अगर एक युवा जो है तो उनके लिए मिला जुला के टोटल तो पार्क में बैठना भी नहीं सकते हैं। तो पार्क का मतलब कोई उनका परिचित नहीं है, ये ना होता है, वो ना होता है। और दूसरी बात है कि हमारे हमारे जिस प्रांत से हम आते हैं वहाँ इस तरह का निसर्ग तो नहीं है, वहाँ इस तरह का जंगल है, वहाँ कोई नदी का ऐसा पार्क है, मतलब बहुत इतनी तरह की कंडीशन है, इतनी तरह की आपकी जो समझ लीजिए दुनिया है उसका कोई हिसाब नहीं। जब आप एक दूसरे के साथ एक एकांत तलाश तो तब आपको पता चलता है कि यार क्या क्या समस्या है, हर चेहरा घूर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, यानी जज कर रहा है। खुद तो को और साथी को भूलकर एक समाज की तरफ लगातार देखना पड़ता है, जो आपको मतलब पीट भी सकता है। पीट भी सकता है, आपको बचना पड़ता है, आपको तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन और जब इस तरह की कहानी और या उपन्यास जब आप पढ़ते हो और आपको अचानक से सफलता मिलता है कि यार मतलब मुझे लगता है कि हर एक जो प्रेमी होता है, जो थोड़ा जिसके अंदर रोमांच तो वो निश्चित इस तरह की अगर हमसे बातचीत होता है तो उसके अंदर एक सपना आता है, इसे रियल में क्यों ना पूछा इस ऐसे तो एक चीज़ ये मुझे लगा कि मेरे ख्याल से भारत के ज़्यादा रीवा उन तमाम महानगरों में छोटे बड़े सब मिला जुला के जो जिस तरह के एकांत में तरसते हैं। मुझे अब मैं यूरोप के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे अपने जो परिचित रहे हैं तो बहुत सामान्य बात है इस तरह का अपराध होना जाना उनके यहाँ समाज कैसी गुंजिश में होती है। लेकिन हमारे यहाँ रिप्रेशन भरना होता है तो एक ये है कि मतलब भारत में जो ये हिमालय का जो इलाका है जहाँ अभी हम है ना, ये बहुत सारे मुझे लगता है कि आपको इस तरह की जगह उपलब्ध कराते हैं। और मुझे लगता है कि उम्र मतलब हर किसी को जिस उम्र में जब वो उसका रोमांच अपने शिखर पर है ना, और उसका प्रेम भी कहीं ना कहीं अपने बहुत नैसर्गिक रूप में बहुत एक उद्दाम गुण जिसको वो पाखंडी है। पाखंडी इसलिए नहीं है कि वो हैं हम, वो बेसिकली हम वही हैं। वो इस तरह के जगहों पे आ सकते हैं और उसको कहीं ना कहीं जी सकते हैं और उतना खर्च नहीं होगा जितना वहाँ हो रहा है समाज जितना वहाँ होता है। में, बल्कि बचत होगी जो यहाँ काम है। तो मुझे वही जैसे होता है कि जैसे नदी किनारे आप मतलब जैसे हम ऐसे मिला कि कभी यार चलो ठीक है नदी में जंगल किनारे लड़के अगर ये प्लान करें तो आज रात गुजारते हैं। मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में एक दो रात भी अगर ऐसे गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी का वो सबसे चरम रूपांतरण हो जाएगा, रूपांतरण और कायांतरण हो जाएगा। एक दूसरे के पूरे समूचे अस्तित्व को एक दूसरे के प्रेजेंस को और उस विहरता में ना जहाँ पे ना तो उसके लड़के के तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह के संयोग जिस तरह के मिलन को वो मुझे लगता है कि वो हर किसी का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ ना कि कोई बात हो रही थी कि अगर जोखिम नहीं उठाओगे तो ज़िंदगी कहाँ से पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी जोखिम है और सुरक्षा है। और जो लोग सोचते हैं कि घर से बाहर जाने पर ऐसा ऐसा हो जाएगा, उनके साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है घर के आसपास में, समाज में, कईयों के तो परिवारों में। और कभी कभी लगता है कि पता भी चल गया उनको कि हमारे पास एक रास्ता है, एक रोमांच कुछ मित्र भी हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको ज्वाइन करें, ऐसी जगह में पहुँचें, लेकिन इतना कूट कर आदतें बना दी गई हैं तो स्वभाव मर ही गया, स्वभाव ही मर गया, खत्म। तो इसलिए दमन है, दमित हैं। फिर बुढ़ाते हुए या धेड़ होते हुए स्त्रियाँ भी, युवक भी,
ठूस रहे हैं दूसरों को। क्यों? क्योंकि वो गए ही नहीं, निकले ही नहीं डर के मारे, और नहीं निकले तो एक ऐसा समय आ गया कि अब तो घर में ही कटेगी। इसलिए अब कारण दूसरों को बताते रहो, खुद भी साफ सुथरे हो जाओगे। देखो हमने चाहते हैं अभी जीने नहीं दिया। तो सच ये है कि जीने के कई बार अवसर आए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कायरता, हद दर्जे की नपुंसकता है जो कि कुदरत ने स्त्री पुरुष को नहीं दी हुई है। वो नपुंसकता नहीं दी है जो हम पैदा कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि हम साहस नहीं करते, अपने आप को चैलेंज नहीं करते, जोखिम नहीं उठाते, और उसके परिणाम को नर्क पैदा कर लेते हैं वहीं जहाँ हमें लगता है सुरक्षा है। और एक बात कल तुम कर रहे थे कि किस तरह से हम प्रपंची हो जाते हैं, है ना। तो हालांकि मैं वही बात करने जा रहा था, लेकिन तुम इसको बहुत फायदे से, है ना, रह रहे थे, इस बात को उठा रहे थे कि किस तरह के प्रपंच स्त्रियों में पुरुषों में आते हैं। बल्कि कल तो तुमने स्त्री पर ही एक पुरुष का वक्तव्य पढ़ा था और किताब के तुम्हारे हाथ में। तो एक तरह से एक पुरुष का वक्तव्य है एक स्त्री को, और एक इशारा है कि हम एक ही हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। जैसे तुम हो आई एक्सेप्ट यू, जैसी भी तुम हो मुझे अच्छी लगती है, जैसा मैं हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया हूँ। अगर कोई तीसरा हमें डराए और हम डर ना जाएं तो हम फिर एक अभिन्न करते हैं, और मुझे ऐसी स्त्री चाहिए और तुम्हें ऐसा पुरुष चाहिए। अगर हम उस पुरुष और स्त्री के निर्माण में सृजन में लगे हुए हैं तो इनको हमें खींच लिया जाए। इसीलिए मैं आप एक तरह से आलोचनात्मक तरीके से ही कि अब मैं मेरा आवेग नारी में सफल हो गया। हाँ, जिनमें आवेग ही नहीं है, सहज आवेग। और उस आवेग को वो क्या कहना है, ज़्यादा संस्कार ज़्यादा संस्कृत हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो अपने जीवन की ही हत्या करता है, जीवन में जो उनको दिया होता है। हाँ, इसका अर्थ लगाने वाले गलत अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं गलती। मुझे ध्यान आ रहा है वर्ड्सवर्थ और उसकी बहन और उसकी एक प्रेमिका कि कैसे वो जब बच्चे थे एक घटना ऐसी घटी, विस्तार में जाने की जरूरत है कि ऐसी घटना घटी कि वो कुदरतों में वो बच्चे भटक रहे हैं, और अचानक कोई उनको कहीं शरण देता है बारी बारी थोड़े टाइम, उसमें वो बड़े हो रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने शरण दी या थोड़ी मदद कर दी उनको इतनी चिंता नहीं है कि अभिभावकों की तरह उन बच्चों को देखें कि उनकी एक डेवलपमेंट हो रही है, किशोर होने जा रहे हैं। तो वो किशोरावस्था में ही वो सब कुछ कर गुजरते हैं जो सहज ही जिसको हम ईश्वरीय कहते हैं, ब्रह्मांडीय कहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं, वो घटनाएं शुरू हो जाती हैं उनके जीवन में। आखिर आदमर हुआ ईडमर ईवा हमारे सामने है सारा, कई तरह की कहानियाँ हैं पुराणों में, उपनिषदों में इतनी देव कन्याएं, ऋषि कन्याएं हैं जो अपने कल का पुरुष किसी को पूछे बिना पा जाती है, क्योंकि ऋषि कन्या है प्रकृति में, और वो एक दूसरे को स्वतंत्र भी करते हैं कि जब भी लौट सकते हो, है ना, कहीं भी लौट सकते हो। यानी इतनी समझ वो इसी कारण पा जाते हैं कि उन्होंने वो सफ़र भी कर लिया, वो सहज ही था। कल को फिर मिल सकते हैं, या उनके निकट जो लोग आएंगे उनमें वो बीजारोपण बिना रोपे ही हो जाएगा, खिलावट आ जाएगी उनमें जो उनके अवसर में आएंगे। तो वर्ड्सवर्थ जब प्रसिद्ध हो जाते हैं अपनी कविताओं के कारण, अपने सॉनेट के कारण, तो इधर उधर दूसरी स्त्रियों के उनके साहचर्य के लिए, उनके संगति के लिए, संसार के लिए तरसने लगती है। उनमें स्त्री भी ऐसी आती है जिससे वो विवाह ही कर लेते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि वो बहन जो बड़ी हो चुकी है, अब डेढ़ लगभग होने जा रही है, उसके साथ वो सब घट चुका है, क्योंकि उनको बच्चों को पता ही नहीं था। सामाजिक का पारिवारिक संबंधों का उनको कभी पता ही नहीं चला क्या होते हैं। वो वैसे ही जिए जैसे पशु पक्षी या वन्य जीवन में होता है, वैसा उन्होंने जी लिया। मनुष्य क्योंकि चेतनाशील प्राणी है,
इस मामले में और तरह का है कि उसके पास माइंड भी है, उसके पास चेतना भी है। पशु पक्षियों में हो सकता है एक तल पर और तरह की चेतना है और हमसे ज़्यादा हो, है ना, हमने उतनी ना हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम मनुष्य हैं। अगर हम कहें कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, तो ये घोषणा तभी की जा सकती है जब हम समाजों में नहीं हैं। समाजों में तो आपको ऐसी घोषणा करने नहीं दी जाएगी कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी हम उस रूप में हैं ही नहीं, हम भ्रष्ट हो चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब हुआ कि 2,500-3 हज़ार साल के बाद कोई हमारे बीच में एक व्यक्ति आता है जिसको हम कहते हैं ये बहुत आगे का व्यक्ति है, बहुत विकसित, जिसको कई लोग बुद्ध कहते हैं, कई एनलाइटेड कहते हैं, लेकिन वो हमने सबसे ज़्यादा आगे होता है। 2,500-3 हज़ार साल के बाद जो आदमी आ रहा है उसको देखकर हम कहते हैं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसको पैदा हम बताते हैं। हम तो नहीं हैं, एक आदत है जो विकसित होंगे। हाँ। तो उस विकास को अगर हम ईमानदारी से मान के सहजी स्वीकार कर लें तो विकास सबका शुरू हो जाएगा वैसे। और इसलिए हमारी जो वार्ता है उसमें यही बात वही कहना कि हम उस परिवेश समय काल की परिकल्पना में ऐसी संस्कृति ऐसे समाज जिनमें सेक्स इतनी सहज खाना पीना और इतनी सहजता से बोले सके इसलिए उसे आध्यात्मिक आयाम मिल सकता। बाकी दुनिया की किसी कौम में कभी सेक्स को आध्यात्मिक आयाम कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मैं बताऊँ कि निर्मल वर्मा थे प्राग जर्मनी की राजधानी उन दिनों, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बातें हैं जब कम्युनिज्म सहज ही अनिवार्य रूप से उभर रहा था और ठीक था वो बात किन बातों से उस वक्त वो श्रेष्ठ था। आज क्या है क्या नहीं है वो तो सब देख रहे हैं, लेकिन उस वक्त जैसे अगे ने कहा था कि मैं भी कम्युनिस्ट हुआ था और अब नहीं हूँ, सब होते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि युवावस्था में जो कम्युनिस्ट नहीं हुआ उसका विकास नहीं होता और जो बुढ़ापे तक में भी कम्युनिस्ट रह जाए तो वो भी गया काम से। वो तो एक आपको पड़ाव है अलग किया, पड़ाव भी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा दूसरा मिला हुआ एक रास्ता। तो एक युवा जोड़ा आता है तो वो रेड वाइन पी रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे वो जोड़ा और निर्मल वर्मा तीनों बैठे हैं और वो युवा जोड़ा, वो लड़की भी लड़का भी इस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब ये देश रहने लायक नहीं रहा। यानी कम्युनिस्ट इतने अत्याचार करने लग गए हैं कि हमें ही खतरा हो गया है। जो हम चाहते थे कि समानता आए समाज में, समझदारी हुई, उससे भाई अब कम्युनिज्म जिनके हाथ में है, सत्ता भी आ गई है, उनसे खतरा हो गया तो हमें यहाँ से जाना है। और वो लड़की तो रोई पड़ती है जैसे रो रही है। तो उस वक्त निर्मल वर्मा के साथ जो होता है ना वो उन्होंने कहा भी है। और एक बात उन्होंने ये कही, पता नहीं किस दौरान कही, संवाद के अलग से कही है कि जिसको अध्यात्म या धर्म या स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं या गहरी चीज़ें लिखते हैं कि ये क्या है, हम कौन है, ये दुनिया क्या है, इस बात का ठेका हमने धर्मगुरुओं को, 2 करोड़ के लोगों को अपने अपने समाज में दे रखा है कि तुम ही करोगे, ये तो हमारा विषय नहीं है। जबकि ये हमारा जिम्मा है, हम संबोधित करें समाज को। शब्द भी बदलने पड़ेंगे क्योंकि शब्द सड़ा दिए हैं। धर्म शब्द का अर्थ क्या है, बहुत प्यारा अर्थ है, लेकिन हमने क्या उसका अर्थ नहीं रखा है पूरी दुनिया में, अधर्म। ऐसे ईश्वर है, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी सत्ता नहीं है जो कोई इसको चला रहा है, तो स्वयं वो है। पहले से कहा गया है उपनिषदों के विषय में, स्वयं हुआ ही अपने आप है, सदा से है, कोई और छोर नहीं है और हम भी वही हैं। वी आर दैट, कोई अलग कुछ नहीं है। हमें लगता है जो चांद तारे हैं हम उन्हीं में तो हैं, हमारी पृथ्वी भी उसी में घूम रही है, उसी में हम हैं। एक एक तत्व, एक एक कण, रेत का कण नहीं, बल्कि जिसको हम खुर्दबीनों से देखते हैं वो अंतिम कण, वो भी सब कुछ ब्रह्मांड ही है। अलग अलग देखना तो एक अलग चीज़ है। और यहाँ ये भी सच है कि अलग अलग आंखें पशु पक्षियों की जीवों की अलग अलग देखती हैं, अलग अलग आकार देखती हैं, या दिन में किसी को अंधेरे में प्रकाश नहीं आता, ये भी बात है। लेकिन ये सब एक ही चीज़ के डायमेंशन हैं, कहीं कुछ अलग नहीं है, वहाँ हम अभिन्न हैं इस ब्रह्मांड से, जो कि
सज़ा से रहस्य में इसलिए रहेगा कि रहस्य अगर मान लो झूठ में कह दें हम कि रहस्य खुल जाएगा, यानी ज्ञात समझ गए, अज्ञात यानी पता नहीं था पता लग गया। तीसरी स्टेज आई अज्ञे, अननोएबल, जिसको जाना नहीं जा सकता, वो यात्रा ही है सिर्फ, उसमें आप चल सकते हैं और आगे और ज़्यादा विस्तार है, और ज़्यादा विस्तार है, उसका आपको आनंद मिलेगा चलने में। इस चीज़ का ठेका निर्मल वर्मा ने कहा है कि हमने 2 कौड़ी के लोगों को, बहुत घटिया लोगों को दे रखा है जो धर्म के गुरु बने बैठे हैं। तो समाज ने मान लिया कि धर्म ऐसा होता है, जो ये कहेंगे वो करना, और किसी ने सुनने की बात की उसको जहर के जरिए सुनी करा देंगे। तो ये बात फिर उस पॉइंट पे आए। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ। ये सैनी अशेष हैं और लेखक हैं, मनाली में रहते हैं, और मैं तकरीबन अपने कॉलेज के दिनों से ही इनको पढ़ता रहा हूँ और लगभग कई सालों से इनकी एक उपन्यास है देगा इनके साथ समंदर, वो मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, जो हमारी चर्चा भी शुरू हुई जिनकी स्त्री पुरुष के संबंधों पर और इस तरह नैसर्गिक संबंधों पर। ये उपन्यास में उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मुझे लगता है किसी भी रोमांच के इच्छुक व्यक्ति को, रहस्य को जानने के इच्छुक व्यक्ति को, खुद भी अपने विकास के बारे में जानने के इच्छुक जो क्यूरियस हैं उनको ये किताब पढ़नी चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा। ये हैं 7 तल, बोलते हैं कि 7 रंग हैं, हमारे भीतर 7 चक्र हैं, आसमान 7 हैं, समुद्र 7 हैं। तो जो 7 का आंकड़ा है, किताब का नाम रखा है देह गगन, यानी शरीर रूपी आकाश के 7 समंदर, 7 ओशंस एंड 7 स्काइज, सीज, जो भी है। तो मैंने तो उसका एक अंग्रेजी में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें यह है कि एंडलेस डायमेंशंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। लोग सॉल भी जोड़ लेते हैं, लेकिन सॉल के लोगों ने अर्थ मफौल की तरह बना रखते हैं सामने अपने। आत्म जैसा शब्द है, आत्म का मतलब ये, मैं कहता हूँ कि मैं शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है समझाने के लिए, अदरवाइज देयर इज नो मैं और मी। जब हम संबोधित होते हैं तो हमें भाषा बनानी पड़ती है, नहीं तो अभाषा चलती है। भाषा ज़्यादा सच्ची और ज़्यादा गहरी है, जब हम ऐसे ही समझ लेते हैं एक दूसरे को। तो भाषा जैसे ही बनती है, जैसे हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो लड़खड़ा जाती है, हम वो बात कह ही नहीं पाते जो कहना चाहते हैं। इसलिए मैंने मेरी कुछ कविता है अंग्रेजी में बहुत पहले फेसबुक पर देखा था मैं 20 साल पहले, तो क्या थी कि यूज़ लैंग्वेज बट सी इज मिसयूज, भाषा का इस्तेमाल करो लेकिन इसके घपले को, इसकी शरारत को या इसकी हरकतों को समझो। जैसे आप बोलना शुरू करो, लोग अक्सर कहते हैं कि सच कहा नहीं जा सकता। एक बार मैंने मजाक किया था कि सच कहा नहीं जा सकता लेकिन मनवाया जा सकता है। अब ये मनवाया जाना आप देख रहे हैं आपके वक्त, समाज मनवाता है, राजनेता मनवाते हैं, धर्मगुरु मनवाते हैं, मनवाया जा रहा है। लोग जाकर मान लेते हैं, वोट देते हैं, जिनसे सरकारें बनती हैं फिर हमें डिस्टर्ब करते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। और बहुत समय से सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से ये सब देख रहे हैं। कहीं कोई ऐसा समाज आज तक नहीं हुआ जहाँ सचमुच कुछ लोगों की संख्या बड़ी हो, तो ये थोड़ा सा सचमुच सत्य के रास्ते पर हैं। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमारा सत्य सुनो या सत्य कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। हमको चिंता ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो किताब की बात हुई तो मैं नहीं चाहता था मेरी किताब की बात आए इसमें, बस हम बात करें विषय पर। मैंने एक परिचयात्मक किताब का जिक्र कर दिया और अभी फिलहाल इस और हम इत्मीनान से उनके साथ एक पूरी हमारी वार्ता ही करेंगे, इसमें साहित्य भी होगा और हमारे बिजनेस भी होंगे। और आज का जो समसामयिक दौर चल रहा है जिसमें साहित्य, कला और तमाम विधाओं का जो ह्रास चल रहा है, तो
इनके पीछे की कुछ बुनियादी कारणों को भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना है। और ये भी बता दूं कि ये दुर्लभ हम सफ़र है आज जो मेरा इकलौता आज कल कुछ और भी हैं जब आते हैं तो वो हो जाते हैं, लेकिन हम थोड़े से लोग हैं और हम थोड़े होने का आनंद लेते हैं। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है।